कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखो। थ्योरी का जो नोट्स है सब आपको मिल जाएगा। शान सर बोले मतलब मिलेगा 100%। हुआ, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और उसके बाद में प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे जो है हमारा 75% थ्योरी हो जाएगा। मतलब थ्योरी ऐसा नहीं कि रटना है आपको, ठीक है ना। तो आप जब एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसको समझेंगे और चैप्टर का पूरा डिटेल्स में समझना है, फिर उसके बाद जो है नोट्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अगर बिना समझे नोट्स पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, रटने की तरह लगेगा, ठीक है ना। तो पूरा प्रैक्टिकल बात समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखेंगे, वेट नहीं करेंगे, मैं लिखूंगा फिर उसके बाद आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है, मेरे साथ साथ सब लिखेंगे, ठीक है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट which is prepared the statement which is prepared to know the cash, to know the inflow and outflow of cash and to know the inflow and outflow of cash and cash equivalent during the accounting period is known as cash flow statement, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, लिखो। कैश इन हैंड कैश एट बैंक चेक इन हैंड चेक एट बैंक चेक इन हैंड चेक एट बैंक डिमांड ड्राफ्ट उसके बाद लिखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज सिक्योरिटी ETC। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे बोलेंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक चेक इन हैंड चेक एट बैंक डिमांड ड्राफ्ट इन हैंड डिमांड ड्राफ्ट एट बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। सब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो एक्टिविटीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS में लिखता हूँ, CFS एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे हम लोग उसमें कितने सारे एक्टिविटीज़ आएंगे। एक लिखो, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट एंड लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना एक्टिविटी है? कितना? 3 एक्टिविटी। पहला, दूसरा, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, 3 एक्टिविटी है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल्स भी इतना आपके पास नॉलेज आ जाएगा, एग्जाम्पल भी आप खुद देने लगोगे। चैप्टर खत्म होते इतना नॉलेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ हो गया। नेक्स्ट लिखो मेथड्स, मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो बनाने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का 2 ही मेथड है। कितना मेथड है? 2 मेथड है। पहले लिखो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, सब पता चल जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो इस एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व करेंगे, सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। चलिए लिख लिया आप, सब लिख लिए। चलो पहले देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? ऐसा स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू नो, जानने के लिए, पता करने के लिए, क्या? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसका? सर कितना आया और कितना रिसीव हुआ और कितना पेमेंट हुआ। क्या? 2 चीज़, एक नहीं, सिर्फ कैश नहीं, कैश नहीं, अगर कैश लिखे तो गलत हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश, चेक, ड्राफ्ट कितना आया, रिसीव कितना हुआ और कितना पेमेंट हुआ। कब कब? सर ड्यूरिंग दी होल अकाउंटिंग पीरियड में, पूरा 1 साल में, जो अकाउंटिंग का पीरियड है पूरा, वो 1 साल में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, और हमारे पास बचा क्या है। समझ में आ गया? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको बताएगा ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द पीरियड में कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल समझे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है ना, ये कैश इन हैंड जो कैश है, लेकिन इक्विवेलेंट टू कैश कौन सा है? कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, चेक एट बैंक, ये सब इक्विवेलेंट टू कैश है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो क्या है, बोलो? अगर एग्जाम में आएगा नेम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी या एनी कंपनी या एनी बिजनेस या एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, क्या क्या कंटेन करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो क्या समझ में आता है अपन को? बैलेंस शीट, देन इनकम स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। समझ में आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। सर मैंने बोला जी सर, अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, जब छोटे बच्चे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, तो हम उस टाइम पे ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। उस टाइम के लिए ठीक था, आपका नॉलेज उतना चाहिए था, आपका नॉलेज के हिसाब से तो वो ठीक था। अब थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप डिफाइन करेंगे तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद और भी 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये पढ़े नहीं अभी, बाद में पढ़ोगे। और क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, उसके लिए
नोट्स भी बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है उसके लिए नोट्स बनाना पड़ता है। सर नोट्स क्यों बनाना होता है? नोट्स क्यों बनाना होता है? सुनिए, रिजर्व एंड सरप्लस आप पढ़े ना? शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना? अच्छा चलिए ठीक है, नहीं पढ़े आप। फिक्स्ड एसेट पढ़े ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स्ड एसेट एक नाम लिखा जाता है, उसमें टोटल अमाउंट लिखा जाता है। और फिक्स्ड एसेट तो बिजनेस में कितने प्रकार का हो सकता है, बहुत टाइप्स का हो सकता है फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है कि नहीं होता है? फिर फिक्स्ड एसेट के अंदर दो फिक्स्ड एसेट होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सब होता है इनटेंजिबल एसेट। तो अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एक ही टर्म के साथ टोटल अमाउंट लिखा जाता है, बट वो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या है इन डिटेल नोट्स में होता है। वो समझ में आ गया? ठीक वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है शेयर कैपिटल के बाद लिखा जाता है। एंड वो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है? सर जो करंट ईयर में प्रॉफिट आया वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। सर प्रीवियस ईयर का अगर प्रॉफिट था वो भी होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। सर जनरल रिजर्व अगर क्रिएट किया गया वो भी होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व अगर क्रिएट किया गया वो भी होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। सर कभी कभी हम लोग एसेट को ना रीवैल्यू करते थे, याद करो रीवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ता था। कभी कभी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वजह से जो रिजर्व क्रिएट होता था उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। तो वो रिजर्व भी कहाँ शो होता है? रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। तो शेयर कैपिटल के बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो एक अमाउंट लिखा जाता है, लेकिन उसका डिटेल जो होता है, तो आपको अगर पता करना है ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? नोट्स में जाएंगे। वहाँ नोट्स में आपको पता चल जाएगा इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। समझ में आया बात? तो ये नोट्स टू अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। समझ में आ गया? चलिए अभी सारे बच्चे मेरे साथ साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हमें फंडामेंटल बात को समझना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है और क्या क्या एक्टिविटी होता है टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो एक्टिविटीज़ जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो करना है, मेरे साथ साथ सारे बच्चे लीजिए बनाइए। क्या? इनकम स्टेटमेंट। जल्दी से आओ, मैं एक रफली बना रहा आपको समझाने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। चलिए आइए, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, चलो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपको समझाने के लिए ये बना रहा, ठीक है, ताकि फंडामेंटल बात जो है आपको समझ में आए। बाय सेल्स मान कर चलिए 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक ये मान कर चलिए 20,000 लिखें। टू ओपनिंग स्टॉक चलिए 10,000, टू परचेज चलिए 50,000, टू वेजेस 10,000। अब आएगा क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना हुआ ये? सर 1,20,000। कितना हुआ? 1,20,000। 50 + 10 60 + 10 70। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। $1,20,000। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट
BD ब्रॉट डाउन कितना 50,000। कोई पीछे मत रहिए, सब साथ साथ में चलिए। उसके बाद में लिखें टू सैलरी 5,000, टू डेप्रीसिएशन 2,000, टू amortization of goodwill 2,000, टू interest on loan 5,000, टू डिविडेंड, टू डिविडेंड पहले मत लिखें, लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्स, लिखो 10,000, टू डिविडेंड 3,000। क्रेडिट साइड में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, बाय डिविडेंड 7,000। टोटल ये हुआ 60,000। 60,000 से ये सबको माइनस कीजिए, कितना हुआ 5,000, 2,000, 7,000, 2,000, 9,000, 5,000, 14, 10,000, 24, 24, 3, 27, 33,000 आया। टू ये इसको 8 कर दी, ये 7 है ना, इसको 3 कर लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने 2,000 लिखा था, इसको 3,000 कर लिया, ठीक है। तो फिर ये टोटल कितना आया 60,000 आया, ठीक है। 60,000 में से ये 27,000 हो गया, तो बाकी रहा कितना 33,000 नेट प्रॉफिट आया। कितना आया 33,000, ये हो गया आपका 60,000। आई होप कि आपने इसको बना लिया। ठीक है, चलो जी लिख लिए जी, लिख लिए तो ओके, हो गया ख़त्म। लिख लिए, चलिए आइए मेरे साथ साथ सारे बच्चे बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, इस तरफ दिखाना है। बैलेंस शीट, चलिए आइए हेडिंग दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आप पहले बचपन में पढ़ा करते थे, ओनली लायबिलिटीज लिखते थे, नहीं लिखेंगे ऐसा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए 2021 का अमाउंट, यहाँ लिखेंगे 2022 का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट लिखना बैलेंस शीट में।
उसके बाद लिखिए एसेट्स, लिखिए 2021 2022 का अमाउंट, ठीक है। लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखेंगे 5 लाख, ये हो गए 6 लाख, 6 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस लिखें 1,20,000, 1,20,000, 1,53,000, 1,53,000। उसके बाद लिखें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग दे दें शेयर होल्डर्स फंड, ये हेडिंग दे दें शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहले लिखें शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 बात है, क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसके बाद 2 नंबर पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखें लोन, लिखें, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। लिखें 50,000, 50,000। 2022 में लिखें 30,000, हो गया। उसके बाद 2 नंबर खत्म, 3 नंबर में लिखें करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। में लिखें क्रेडिटर 5,000, 7,000। बिल्स पेएबल 2,000, 1,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखें 12,000। यहाँ लिखें 2022 में 10,000। लिखो प्रपोज्ड डिविडेंड, proposed dividend लिखो 5,000, 3,000। proposed dividend हो गया। टोटल कर लें, जल्दी बताओ टोटल करके। कैलसी जल्दी, $6,94,000। कौन सा? 2021 का 6,94,000। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे 21 का करना शुरू कर दें, कुछ बच्चे 22 का भी कर लेना चाहिए ना, टाइम वेस्ट ना हो। सारे 21 वाला ग्रुप है, क्योंकि पहले 21 ही बताना है सर को।
8,04,000। अच्छा, 8,04,000। चलिए जी, हाँ। नेक्स्ट एसेट्स में आइए, नेक्स्ट एसेट्स में आइए, लिखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लिखेंगे दो बात, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना? हाँ सर, चलिए लिखिए 1,90,000, 1,90,000, ये लिखिए 1,88,000, 1,88,000। अच्छा, ये 1,88,000 लिखे ना आप, इसको 98 करो, 98, 98 करो। उसके बाद लिखो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लिखो 50,000, 48,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखो 3 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 लाख। उसके बाद लिखो 2 लाख इन्वेस्टमेंट। हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखो करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। हो गया। लिखो स्टॉक, स्टॉक 10,000, 20,000। लिखो डेटर्स, $5,000, 2,000। लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 1,000, 1,500। लिखो बैंक बैलेंस, लिखो 10,000, 8,000। लिखो फिर कैश बैलेंस। चलिए आइए मेरे साथ साथ सारे बच्चे, कोई 2021 का टोटल करें, कोई 22 का टोटल करें, जल्दी। 5,66,000 21 का। चलिए माइनस कीजिए 6,94,000 से, माइनस 6,94,000, 1,28,000 कैश बैलेंस, 1,28,000। चलिए 22 का, 22 का 4,70,000 टोटल हुआ है ना। 4,77,000 देख के ध्यान से बोले हैं, क्योंकि अगर ये आपने गलत मुझे बोला तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी गलत होगा। और ये इधर बोल रहा है 4,77,500, क्योंकि 500 जो बोल रहा है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ 1,500 है। नालायक लोग। टोटल देखो कैसे करते हैं। ये 1,500 है यहाँ पे,
जल्दी 1,98,000, 48, 2,20,000, 2,000, 1,500, 8,000, 4,77,500। तो माइनस करो 8,04,000 से, जल्दी जी। 3,26,500। चलिए ठीक है। ये अब ये दोनों बैलेंस शीट मैच कर गया। 6,94,000 मैं ये जो बना रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरा एजम्पशन फिगर है, सब एजम्पशन अमाउंट है। मैं आपको सिर्फ शो कर रहा ऐसा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो समझना है। क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिकल बात समझना है, हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, पहले ये समझना है। उसके बाद जब ये समझ जाते हैं आप, फिर जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। समझ में आया बात? रटना मना है क्लास में हमारा। चलिए 6,94,000 और 2022 का टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा? 8,04,000। ठीक है। चलिए आपके सामने क्या दिख रहा है? ये नालायक हो रहे, सिर्फ बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, ये इनकम स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिख रहा है। समझ में आ गया बात? मेरे जितने भी सारे ज्ञान की देवी और देवता बैठे हो, मुझे एक एक करके जवाब देना आप लोग, ठीक है? सारे बच्चे बोलना। ये टोटल बिजनेस का एक्टिविटी है। ये इनकम स्टेटमेंट हुआ, ये बैलेंस शीट हुआ, यहाँ पर टोटल पूरा ड्यूरिंग द पीरियड में, एक साल में, अकाउंटिंग ईयर में जो एक्टिविटीज़ हुआ था वो सब का सब कहाँ पे शो हो गया सर? इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में शो हो गया ना? इससे ज़्यादा कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या बिजनेस का? सब तो इसी में है। समझ में आ गया बात? चलिए सुनिए ध्यान से। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर में 3 ही एक्टिविटी दिख रहा है। कितना एक्टिविटी? पहला क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सुनिए, इनकम स्टेटमेंट में जो भी सारा रिकॉर्ड किया गया वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसा कि देखिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, ये सारा बिजनेस का ऑपरेशन है। सैलरी पे किया गया, डेप्रीसिएशन, गुडविल एमोटाइज किया गया, ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया बात? इसका मतलब सर ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब ये समझ में आ रहा है, हमने सेल किया और ये 2 पैसा रिसीव किए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ये सारा पैसा रिसीव हुआ और यहाँ से सब पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद 33,000 जो आया वो क्या है? नेट प्रॉफिट है, और यही इनफ्लो है। क्या है? इनफ्लो है। अब सवाल रहा, क्या ये जो 33,000 है बिजनेस में, क्या इतना ही इनफ्लो हुआ है? सारे बच्चे बताएं। देखिए, सेल हुआ सर, 1 लाख रुपया आया, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ है? जल्दी बताओ। नालायक हो रे। नशे सी चढ़ गई। अरे सेल होने की वजह से पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इनफ्लो है या आउटफ्लो है? नालायक लोग, इनफ्लो है। समझ में आया बात? चलिए, इनफ्लो। परचेज हुआ 50,000 का, आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ? अगर हमने कैश में परचेज किया, यहाँ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, क्रेडिट में परचेज हुआ है कितना, तो क्या समझ जाना ये सब कैश में परचेज हुआ है और कैश में सेल हुआ है। समझ में आया? जबकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताया कि ये सेल कैश में है या क्रेडिट में है, क्या समझना? कैश में है। तो ये सेल की वजह से बिजनेस में कितना पैसा आ गया? 1 लाख। परचेज की वजह से बिजनेस में कितना पैसा गया? 50 गया। वेजेस की वजह से पेमेंट हुआ या रिसीव हुआ है? पेमेंट हुआ। सैलरी पेमेंट हुआ या रिसीव हुआ? पेमेंट हुआ। डेप्रीसिएशन पेमेंट हुआ या रिसीव हुआ? यही समझना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सर, ये जो डेप्रीसिएशन है और एमोटाइजेशन है, ये दोनों की वजह से बिजनेस में पेमेंट नहीं हुआ है। समझ में आया बात?
फिर से मैं आपको सवाल पूछता हूँ, बच्चे मैंने सेल किया 10 रुपया का, कितना का सेल किया? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, सारे बच्चे बताना। 10 रुपया का मैंने सेल किया, मैंने परचेज किया बच्चे 5 रुपया का, ठीक। बच्चे इसमें से मेरा डेप्रीसिएशन खर्चा एक है, ये है 2 रुपया। सारे बच्चे बताओ, मैं ये जो पैसा रिसीव करता हूँ और पेमेंट करता हूँ एक डब्बा में रखता हूँ। पैसा जब आता है मेरे पास एक डब्बा में रखता हूँ, फिर पैसा जब पेमेंट करना होता है उसी डब्बा से ही पैसा देता हूँ। सारे बच्चे मुझे बताइए, सिर्फ इतना एक्टिविटी की वजह से मेरा डब्बा में कितना पैसा रहा, बताएं। मेरा डब्बा में कितना रुपया रहेगा बताइए। इस वजह से इतना एक्टिविटी की वजह से मेरा डब्बा में कैश कितना रहेगा, बताएं तो अब कितना रहेगा। देखिए यहाँ पर जो मैं अगर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करूँगा, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ तो 3 रुपया होता है। कितना? मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ मेरा डब्बा में कितना पैसा है बताइए, 3 रुपया है या 5 रुपया है? 5 रुपया पक्का? हाँ सर 5 रुपया। क्योंकि सर ये आपने सेल करके पैसा ले आए 10 रुपया और पेमेंट किए 5 रुपया, लेकिन ये 2 रुपया जो खर्चा है सर, लेकिन पेमेंट नहीं है। ये 2 रुपया आप किसी को पे नहीं किए हैं, समझ में आया बात? सर पे नहीं किया तो फिर खर्चा क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर, खर्चा क्यों शो कर रहे हैं? कि मुझे जानना है मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता हूँ, सर वो तो पेमेंट नहीं हुआ, उसे खर्चा क्यों मान रहे हो आप? अगर मैं वो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूँगा, डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा। जब 5 रुपया आ जाएगा, मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? ज़्यादा, 5 रुपये के ऊपर टैक्स पड़ेगा ना मेरा। समझ में आया बात? तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, लेकिन वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। समझ में आया? वो तो हम नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन कैश फ्लो जब स्टेटमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे? प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 33,000 आया है ना बच्चे, ये 33,000 जो आया है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस होकर आया है, बट ये डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। परचेज की वजह से आउटफ्लो हुआ है, वेजेस की वजह से आउटफ्लो हुआ है, सैलरी की वजह से आउटफ्लो हुआ है, बट डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो नहीं हुआ है। बट नेट प्रॉफिट में माइनस होकर है या प्लस होकर है? सर माइनस होकर है। अगर मैं जानना, देखिए मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा, यहाँ पे बता रहा, जो 3 रुपीज़ मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैं जब आपको पूछा कि बच्चे बताइए बॉक्स में कैश कितना है, आप कितना बोले? 5 रुपया है सर, 5 रुपया। तो मैंने बोला बच्चे कैसे? सर 10 रुपया सेल हुआ था, परचेज हुआ था 5 रुपया, तो और रहा कितना? 5 रुपया। और जो डेप्रिसिएशन 2 रुपीज़ हुआ था ना सर, उसे हम माइनस नहीं करेंगे, उसे हम पेमेंट नहीं मानते, और पेमेंट है भी नहीं वो, तो इसलिए नहीं मानना उसे, तो इसलिए 5 रुपया। मैंने बोला ये था बच्चे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था? कैश फ्लो कैलकुलेट करने का, हमारा बैलेंस कितना है, पैसा कितना है हमारा बॉक्स में, वो जानने का 2 तरीका है। यानी ये स्टेटमेंट अगर बनाता हूँ तो 2 तरीके से, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाऊंगा 2 तरीके से। एक तरीका ये है सर, सेल होता है 10 रुपया और माइनस कर दो सर परचेज, वो कितना है? 5 रुपया। तो सर कैश फ्लो जो आया, मतलब नेट कैश फ्लो जो है वो कितना है सर? 5 रुपया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है सर, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, सारे बच्चे सुनो, नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर? 3 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 रुपया। ये नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस हो क्या है या प्लस होकर है? सर माइनस होकर है। सारे बच्चे बताएं, ये डेप्रिसिएशन जो माइनस हुआ, क्या इसकी वजह से कैश आउटफ्लो हुआ है? आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं हुआ, बट फिर भी माइनस हो क्या है कि नहीं है? तो हमारा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कितना है जानकारी के लिए क्या करें? डेप्रिसिएशन प्लस करें, प्लस डेप्रिसिएशन कितना? 2 रुपया। बच्चे ये परचेज जो 5 रुपया पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर। रियल में पेमेंट हुआ है तो उसका कुछ नहीं करना। सर सेल 10 रुपया आया है कैश में, उसका भी कुछ नहीं करना, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट से जा रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो कितना हुआ? 5 रुपया। ये भी आ रहा है 5 रुपया। तो दोनों में क्या अंतर है? यहाँ भी ये भी 5 रुपया शो कर रहा है। अगर मुझे जानना है कि मेरा पैसा बॉक्स में कितना है, डब्बा में कितना है जानना है, तो मेरे पास 2 तरीका है फाइंड आउट करने है। कितना तरीका है? 2 तरीका। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये जो था सेल्स माइनस परचेज और आया कितना? 5 रुपया, यह डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? मैं जब नेट प्रॉफिट से जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड कुछ लेस करना पड़ेगा, तो वो होता है क्या? इनडायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दो तरीका हो सकता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बट उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे हमारा कितना एक्टिविटीज़ है, कितना, 3। पहला क्या, ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक, पहले हम लोग बात समझें किसका, कौन सा एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, तो बिजनेस ऑपरेट करने में जो सारा इनकम होता है और जो सारा एक्सपेंस होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसमें उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जानना है हमारा कैश इनफ्लो क्या हुआ, कैश आउटफ्लो क्या हुआ, ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में कहाँ पे होता है, सर ओनली इनकम स्टेटमेंट में होता है। कहाँ होता है, इनकम स्टेटमेंट में। बट सुनिए ध्यान से मेरी बात को, इनकम स्टेटमेंट में कुछ ऐसा एक्टिविटी है जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, वो भी दिया होगा, है कि नहीं है, बताइए इसमें से क्या है। सर डेप्रीसिएशन है, और क्या है, एमोटाइजेशन है। डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज होता है और एमोटाइजेशन जो है इनटेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज होता है। समझ में आया, चलिए ठीक है। और एक बात सुनिए, नेक्स्ट बात बोल रहा, सर इनकम स्टेटमेंट जो होता है पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। मैंने बोला हाँ बच्चे, कुछ आइटम, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी इस पर रिकॉर्ड हो गया है, बट कैश फ्लो में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा या नहीं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। बट हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाने का रूल के हिसाब से तो वो एक्टिविटी जो है हम लोग इनकम स्टेटमेंट में ले लिए हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो कहाँ का है, इन्वेस्टिंग का है या नहीं तो फाइनेंसिंग का है। बट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए तो अकाउंटिंग का जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। समझ में आ गया बात, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल अलग है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है। क्या होता है, रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और उसके बाद इंड एएस एक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस बोलते हैं, इंड एएस नंबर 7 अप्लाई होता है। क्या होता है, इंड एएस नंबर 7 अप्लाई होता है। सुनिए ध्यान से, सर कौन सा एक्टिविटी ऐसा है जो इनकम स्टेटमेंट में वो कैश फ्लो बनाने के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा। दोबारा से मैं और एक बार बताता हूँ, रिपीट करता हूँ क्या बात समझा रहा। जो इनकम स्टेटमेंट है बच्चे, सबसे पहले तो बोला वो सब इनकम स्टेटमेंट में जो भी डाटा गया है, जो भी अकाउंट्स है इसके अंदर, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। किसका है, फिर उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट बताया कि वो इनकम स्टेटमेंट में कुछ ऐसा आइटम जा चुका है जिसकी वजह से ना कैश आउटफ्लो हुआ है ना इनफ्लो हुआ है। जैसे कैश आउटफ्लो नहीं है लेकिन वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो चुका है, नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुका है, वो क्या है सर, डेप्रीसिएशन है, एमोटाइजेशन है। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया माइनस हो चुका तो उसे प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। एक बात समझ में आ गया, पहला जो बताया इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही रहता है, उसमें से लिमिटेशन बता रहा, रिस्ट्रिक्शन बता रहा। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या बताया, कुछ आइटम ऐसा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है, लाइक डेप्रीसिएशन। ठीक, दूसरा बात बता रहा, इनकम स्टेटमेंट में कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो फाइनेंसिंग का है। कहाँ का है, बट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है वो। तो क्या है, देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन ये, और उसके बाद में डिविडेंड, ये दो कहाँ का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सर कैसे, सुनिए बात, सुनिए, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है, क्या है, शेयर कैपिटल, ये फाइनेंस किए हैं, 5 लाख फाइनेंस किए थे 2021 तक। 2022 में और एक फाइनेंस किए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा फाइनेंस किए, जिसकी वजह से 5 लाख से क्या हो गया, 6 लाख हो गया। ये कौन सा एक्टिविटी का है, सर फाइनेंसिंग का है। कौन सा है, फाइनेंसिंग का। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स जो है, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब जो होते हैं फाइनेंसिंग का होते हैं। क्या होते हैं, फाइनेंसिंग का। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसकी वजह से पेमेंट हुआ है, सर ये लॉन्ग टर्म लोन की वजह से पेमेंट हुआ इंटरेस्ट।
तो ये जो लोन है ये कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है या ऑपरेटिंग है, जल्दी फाइनेंसिंग है। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हुआ है वो कौन सा होगा, फाइनेंसिंग होगा। ये ऑपरेटिंग में जाएगा क्या, कसम खाओ सर, कसम खाते हैं ऑपरेटिंग में नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी से बोलो सर, बोलो रिपीट सर, कसम खाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेना। समझ में आ गया। लेकिन शर्त है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी कंपनी का है, सुनना ध्यान से, बड़ा टेक्निकल बात बता रहा, ये सब हर कोई बोलेंगे कि हर कोई बोलेगा, किताब भी बोलेगा, लेक्चर भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट जो है पेमेंट हुआ है वो होता है कहाँ का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बट कभी कभी ऑपरेटिंग में जाएगा, कभी कभी सर कब, जब बिजनेस जो है, जो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो, जैसे कि बैंक, वो कौन सी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक भी फाइनेंशियल कंपनी। चलिए, अगर ऐसी कंपनी है उसका मेन बिजनेस का एक्टिविटी जो है फाइनेंस लेन देन, फाइनेंस लेना और फाइनेंस देना, समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कौन सा एक्टिविटी का होगा, ऑपरेटिंग का होगा। समझ में आया ना बात। लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और डिविडेंड है ये क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग का माना जाएगा, ऑपरेटिंग का नहीं माना जाएगा। अगर मेन बिजनेस है वही बिजनेस है फिर तो इंटरेस्ट पेमेंट करना उसके लिए रेगुलर एक्टिविटी हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। समझ में आया। ये आपके बुक में भी है, बता दूंगा कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी नॉर्मली क्या होगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड जो है क्या है, ये फाइनेंसिंग का है। ऑपरेटिंग में जाएगा, नहीं जाएगा ऑपरेटिंग में। समझ में आ गया बात। सर ये तो फिर इनकम स्टेटमेंट में जा चुका है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट से अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में। कौन सा मेथड में सर, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है सर, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो दो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट और डिविडेंड माइनस हो चुका है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रियल कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। और ये कहीं माइनस होगा या नहीं होगा, ये कहीं माइनस होगा या नहीं होगा। सर पेमेंट हुआ है तो माइनस होगा ना, होगा या नहीं होगा, हाँ सर होगा, लेकिन फाइनेंसिंग में होगा। कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में होगा क्या, ऑपरेटिंग में क्या करना, प्लस करना। कब, डायरेक्ट मेथड में या इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में। समझ में आ गया बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और डिविडेंड है, क्या है, ये दो कौन सा एक्टिविटी का है, इन्वेस्टिंग। सुनिए ध्यान से, ये जो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट है और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है और इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। कौन सा एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। कौन सा एक्टिविटी में, और इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है हमारा 3 लाख और 2 लाख, इससे रिलेटेड अगर कुछ पैसा मिला है हमें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम शेयर में इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से हमें डिविडेंड मिला है, तो वो दोनों इनकम स्टेटमेंट पर तो हम लोग शो करते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। कहाँ का है फिर सर, इन्वेस्टिंग का है। कहाँ का है, इन्वेस्टिंग में है। सुनिए बच्चे ध्यान से, सारे ज्ञान की देवी और ज्ञान के देवता जवाब देंगे। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और ये डिविडेंड है, ये नेट प्रॉफिट में मिल चुका है या नहीं मिला है, मिल चुका है कि नहीं मिला है, नेट प्रॉफिट में एडेड है या नहीं, एडेड है कि नहीं। लेकिन ये कहाँ का होना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी का, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो जब इनडायरेक्ट मेथड से जाएंगे, कौन सा मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से जब जाएंगे तो इस नेट प्रॉफिट में ये दो आइटम जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड माइनस करें या प्लस करें, माइनस करें या प्लस करें, माइनस करें। क्यों माइनस करें, क्योंकि सर ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो चुका है, जबकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, वो कहाँ का है, इन्वेस्टिंग का है। तो ऐड कहीं करें या ना करें, फिर करना है कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करना है। समझ में आ गया बात। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सुनिए सर, मैंने बोला जी सर आपने शेयर कैपिटल बोला, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जितना भी सारा रहेगा वो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है।
अब सर एसेट साइड में जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या लॉन्ग टर्म एसेट जो है, यानी फिक्स्ड एसेट जो भी है सब, वो सब कौन सा एक्टिविटी का है? इन्वेस्टिंग का है। सर ये दो तो छूट गया, रह गया। मैंने बोला क्या बच्चे, क्या दो? सर करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट, ये दो रह गया। सर ये कौन सा एक्टिविटी का है बताओ? कौन सा एक्टिविटी का है बताओ? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सा एक्टिविटी का है जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैसे सर, क्यों? देखिए बच्चे, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल ये क्रिएट हुआ कैसे पता है? स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल कैसे क्रिएट हुआ है? सर स्टॉक जो है ना सर, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल परचेज में से कुछ रह गया, जो रह गया वो स्टॉक में गया, क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेशन से जो कुछ रह गया लास्ट में अनसोल्ड, तो वो सब कहाँ का है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। तो वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो करंट एसेट है, स्टॉक में यहाँ रिकॉर्ड किया गया। ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। बताऊंगा कैसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेटर, सर सेल की वजह से क्रिएट हुआ है। क्या, कैसे? सेल की वजह से क्रिएट हुआ है, तो क्या समझना? ऑपरेटिंग का है। बिल्स रिसीवेबल सेल की वजह से अगेन क्रिएट हुआ है, क्या समझना? ऑपरेटिंग। बैंक और कैश, ये तो कैश इक्विवेलेंट है ना, ये इसमें क्या कैश फ्लो निकाला, ये तो ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। समझ में आया? सर ये कहाँ जाएगा फिर? ये लास्ट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारा काम खत्म होने के बाद जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, इसका काम हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे समझाऊंगा वो बाद में, जब वो आएगा टाइम समझा दूंगा, ठीक है। सर अब करंट लायबिलिटीज में आइए। क्रेडिटर क्यों क्रिएट हुआ है? सर परचेज की वजह से। किससे? सर बिल्स पेबल किसके? परचेज की वजह से। तो ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या है ये? कौन सा एक्टिविटी? कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। भाई नेट प्रॉफिट होगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट होगा तो टैक्स देंगे ना। नेट प्रॉफिट कौन सा एक्टिविटी का है? ऑपरेटिंग। तो इनकम टैक्स उसी के ऊपर ही पे करना है, तो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। समझ में आया? चलिए, प्रोपोज डिविडेंड, ये डिविडेंड कौन सा एक्टिविटी? प्रोपोज डिविडेंड है, कौन सा एक्टिविटी? डिविडेंड। सर मैंने बोला जी सर पहले बताओ ना सर, ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है और प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है? सर ये पहले बताओ ना हमें, ये क्या होता है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? सर ओनली टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या डिफरेंस है? सर क्या अंतर है बताइए ना। सुनिए बच्चे ध्यान से। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कब का बनाते हैं? 31 मार्च का बनाते हैं, ठीक? 31 मार्च का बनाते हैं, चलो ठीक है। बट 31 मार्च में नहीं बनता है, 31 मार्च में नहीं बनता है। बनाते कब का? जैसे कि देखिए आपका एक साल हुआ, सुनिएगा ध्यान से। सर स्टार्ट हुआ 1/4/2020 से, ख़त्म कब होगा? सर 31 मार्च 2021 पे ख़त्म होगा, ठीक ना? ठीक ना? चलो ये पूरा एक साल है बच्चों, ये पूरा एक साल है। हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कब का बनाना है? सर इसी पीरियड का बनाना है, 31 मार्च 2021 के दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन इसी दिन नहीं बनता है, प्रैक्टिकल बात बता रहा। सर कब बनता है फिर? इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है, गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है। सर क्या टाइम दे रखा है? गवर्नमेंट ने 6 मंथ टाइम दे रखा है। इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कब बनाओ? लो टाइम लो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम लो, बनाओ अब। समझ में आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और अपना प्रॉफिट हिसाब करना, कितना प्रॉफिट हुआ और उसका टैक्स पे करना। तो ये अगर फाइनेंशियल ईयर है, क्या है ये? उसका नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। भूल कर खा गए जा, क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो आप जो यहाँ पर आपने जो यहाँ इनकम कमा लिया, प्रॉफिट कमाया इसी साल का, इसका टैक्स कब देंगे? नेक्स्ट ईयर में देते हैं। कब देते हैं? नेक्स्ट ईयर में एक डेट फिक्स किया गया है, आप पढ़े थे, मुझे पता है भूल गए हैं, ठीक है।
जिनका ऑडिट नहीं होता है उनका डेट था क्या, 31 जुलाई। क्या था, 31 जुलाई, याद है? अरे जिनका जो नेट प्रॉफिट होता है उसका टैक्स कब दिया जाएगा, 31 जुलाई में, अगर ऑडिट नहीं है तो। बाकी बात बोलूँगा नहीं। सुनिए, 31 जुलाई, समझ रहे हो? मार्च में ईयर ख़त्म हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना टाइम दे रखा। आप हिसाब करो अपना, 1 साल का पूरा हिसाब करो और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करता है, सॉरी गवर्नमेंट बोलता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है वो क्या करते हैं, सुनिए, क्या ऐसा करेंगे पहले टैक्स पेमेंट करेंगे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ये करेंगे, या पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे फिर टैक्स हिसाब करेंगे? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा। क्या होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा वहाँ पे एग्जैक्ट टैक्स का अमाउंट क्या होगा वो माइनस नहीं किया जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस से। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एग्जैक्ट टैक्स कितना है वो माइनस नहीं किया जाता। बिजनेस क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, एक प्रोविज़न बनाते हैं कि शायद एक एस्टिमेट करते हैं इतना पेमेंट हो सकता है। समझ में आया बात, समझ में आ गया? इतना एक्चुअल पेमेंट होगा, ये 10,000 क्या पेमेंट हो गया टैक्स का? टैक्स का पेमेंट हो गया क्या? नहीं, ये क्या है, प्रोविज़न है। प्रोविज़न मतलब एक एस्टिमेशन है। समझ में आया बात? एस्टिमेट किया गया। जब टैक्स पेमेंट हुआ ही नहीं तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में शो करेगा या नहीं करेगा? अरे लाइबिलिटी में शो करेगा या नहीं करेगा? अब सवाल रहा कौन सा लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो 2-4 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए वो लाइबिलिटी में शो किया जाता है। देखिए जितना इस बार प्रोविज़न बनाया गया था 10,000, तो उतना ही लाइबिलिटी में शो किया गया। देख लिए 10,000। ओहो, ऐसा है। समझ में आया? सर उसका प्रीवियस ईयर भी जो 2021 का लाइबिलिटी बनाया गया 12,000, वो 12,000 पेमेंट हो चुका है, 2-3 महीने के बाद पेमेंट हो चुका होगा। वो फिर क्या आएगा, अगर पेमेंट ना होता तो फिर यहाँ इंक्लूड होकर आता। समझ में आया बात? 2021 का टैक्स पे हो चुका है 22 में, फिर 22 का जो टैक्स है वो पे होना है, इसलिए क्या लिखा गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स। मतलब टैक्स के लिए लाइबिलिटी क्रिएट किया गया, टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया? अगर अभी अगर आपको समझना नहीं है प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होता है, अगर अभी समझना नहीं, कब समझना? अगर अभी नहीं समझ, अगर मैं स्किप कर देता, जाना दीजिए, क्या पढ़ना, पढ़ क्या करोगे, ये समझता मैं, पढ़ कर क्या करना, अब तक पढ़कर क्या किए अब तक पढ़कर क्या कर लिए जो पढ़कर करना है कुछ? समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप पढ़ें तो कंप्लीट पढ़ें, पूरा फुल एफर्ट के साथ पढ़ें कि हाँ मुझे ये बात, अभी देखिए मैं पढ़ा नहीं, बिल्कुल आज तक पढ़ा नहीं, चलो जो हुआ ठीक है ख़त्म, जाने दीजिए। बट अब जो पढ़ना है तो सही से तो पढ़ना है ना भी वही चला लेते हैं, ठीक है ना? इतने दिन गैप दिया जाऊँ, अरे एग्जाम में 5 दिन 6 दिन गैप दिया जाऊँ, 3 दिन गैप दिया जाऊँ, सेतिक पढ़ ले यथेष्ट नहीं, सेतिक पढ़ के एग्जाम दे दवा अच्छी किए पढ़ो। चलिए प्रोविज़न फॉर टैक्स समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड। क्या प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? सुनिए, कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है ना, वो पहले एक मीटिंग करती है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कंपनी क्या करती है, मीटिंग बुलाती है, मीटिंग करती है, मीटिंग करवाती है। कौन सा मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग। क्या मीटिंग? एजीएम जिसको बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने सारे शेयर होल्डर होते हैं उन्हें शो किया जाता है, साहब आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देख लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है जितने सारे शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्हें कितना डिविडेंड दिया जाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हो? कोई शेयर होल्डर शेयर पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा इनकम पाना है। उसका नाम क्या होता है? डिविडेंड होता है। क्या होता है नाम? डिविडेंड होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से डिसाइड करती है इस साल शेयर होल्डर लोगों को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। समझ में आ गया बात? कौन डिसाइड करती है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन? डायरेक्टर पहले से डिसाइड कर लेती है वो कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा। उसके बाद जब मीटिंग होता है ना, उनको उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर को पेश करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, सर ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस बार हमने तय किया है डिविडेंड इतना दिया जाएगा। ये प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। ठीक है, वो फाइनल है क्या जी? वो फाइनल है क्या? नहीं है। तो अब बताइए, जब फाइनल ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? प्रपोज बोलेंगे या मैरिज बोलेंगे? अच्छा, आपके मन में कोई पसंद आ गई या लड़की अगर कोई है तो पसंद आ गया, ये 10% वाले में 90% केस का बात बता रहा हूँ। लड़कों को पसंद ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों, समझे ना? नहीं, आप बोलेंगे सर ये नेचुरल ट्रूथ है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, लड़के लोग ऐसे ही हैं हमारे। ठीक है, मैं भी इन्हीं में से हूँ, चिंता मत करो, मैं अपने आप पे ले जाता हूँ। ठीक है बात। तो लड़का को कुछ पसंद आता है या सॉरी पसंद आती है, कोई पसंद आती है, लड़का क्या करता है? मैरिज कर लेता है या प्रपोजल देता है? अपना प्रपोजल देता है कि साहिबा, बेगम साहिबा अभी तो नहीं हुई, साहिबा ना कैसे बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना दीदी। अच्छा कुछ तो बोलेंगे, चाहे क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। नहीं, चलिए, तो आपका दिल में जो बात है जवां पे लाकर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है मामला, तो आप बताइए उसे क्या बोलेंगे? जब तक अपोजिट पार्टी जिसको आप बोल रहे हैं वो जब तक डिसाइड नहीं कर लेता तब तक क्या है? वो प्रपोज है। समझ में आया बात? हाँ, एक बोलता मैंने प्रपोज किया और मैंने मैरिज किया, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं क्या किया? प्रपोजल दिए हैं। किस चीज़ का? डिविडेंड का। किस चीज़ का? डिविडेंड का। बच्चा बोलता है डिविडेंड का प्रपोजल दिए हैं कि हमने ये डिसाइड किया, ये तय किया है इस बार डिविडेंड इतना दिया जाएगा। शेयर होल्डर लोग क्या करेंगे? उसे अप्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। समझ में आया ना बात? तो उसे बोलते हैं फिर अप्रूव्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है अप्रूव्ड डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग जो डिसाइड करते हैं उसे प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर जब उसे एक्सेप्ट करते हैं उसे बोलते हैं अप्रूव। सर, मैंने बोला जी सर शेयर होल्डर क्या चेंज कर सकते हैं? वो जो डिसाइड किए होंगे चेंज कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ बच्चे चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब ये है जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग डिसाइड किए हैं उसको डिक्रीज कराएंगे, इंक्रीज नहीं करा सकते। समझ में आया? बच्चों इंक्रीज नहीं करा सकते, शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं करा सकते। चलिए ठीक है, क्या करेंगे? डिक्रीज कराएंगे, इंक्रीज नहीं करा सकते, यानी तो सेम रखने देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये देखिए बच्चे, पेमेंट जब तक नहीं हुआ है वो क्या है? लायबिलिटी है कि नहीं है? लायबिलिटी है। तो ये है प्रपोज्ड डिविडेंड। समझ में आया? ये लायबिलिटी है। तो प्रीवियस ईयर का जो 5,000 है वो पेमेंट हो चुका है। इस साल जो प्रपोज किया गया था डिविडेंड 3,000 वही लायबिलिटी में रखा गया है। समझ में आया? तो ये कौन सा एक्टिविटी? प्रपोज डिविडेंड कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग का है। कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा एक्टिविटी का है? ऑपरेटिंग का है। कौन सा है? ऑपरेटिंग का है। गुड। अब नेक्स्ट आगे चलें, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। जी जी, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम। हाँ, फाइनेंसिंग कहली फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम कहली तो डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहीं ना फाइनेंस अच्छे ना से चलो अब किसी पचारिवार अच्छे कोई कुछ पूछेंगे? इंटरेस्ट रिसीव। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कुछ नहीं तो चलिए मिटाते हैं। इसको मिटाया, अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। फिर टाटा बाय बाय। बंद करो।